नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरो ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में हाइड्रा ने हलचल मचा रखी है। हाइड्रा की जानिब से आप देखेंगे कि एफटीएल और बफर जोन यानी झीलों के किनारे, कुंटों और तालाबों के किनारे जो मकानात तामीर किए गए हैं उनका इन्हदाम किया जा रहा है। उनका और कहा जा रहा है कि ये जो तामीरात हुई हैं ये सरकारी अराजियात पर कब्जा करके तामीर की गई हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत और आप अंदाज़ा कर सकते हैं हाइड्रा किसी को भी नहीं बख्श रही है। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई को भी नोटिस दे दी गई है। आप ये भी जानते हैं कि लोगों में काफ़ी बेचैनी भी पाई जाती है, नाराज़गी भी पाई जाती है और ख़ास तौर पर जो सियासतदान हैं वो भी रेवंत रेड्डी से नाराज़ है। उसके बावजूद रेवंत रेड्डी ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वादा कर दिया है कि हाइड्रा की कार्रवाई जारी रहेगी, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। और उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि मूसा नदी के मुत्तसिल जिन लोगों ने अपने मकानात तामीर कर लिए हैं या छोटे छोटे झोपड़ियाँ जो भी है वो तामीर किए हैं, उनको या 2 BHK फ्लैट्स मुफ्त दिए जाएंगे और वहाँ उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाएगा। इस सिलसिले में उनका कहना था कि तकरीबन 11,000 अफराद तो मूसा नदी के मुत्तसिल मकानात तामीर कर चुके हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी ने ये नहीं बताया कि मूसा नदी के अंदरूनी हिस्से में और उसके किनारों पर जो नाजायज़ और गैर कानूनी मजहबी ढांचे तामीर किए गए हैं उनका क्या होगा। तो बहरहाल ये सबसे अहम खबर है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि गरीब जो मकीन है, गरीब मकीन या वहाँ की जो मकीन है, उन्हें मकानात यानी 2 BHK देने का हुकूमत ने ऐलान किया है। और आपको ये भी बता दूँ कि तेलंगाना पुलिस एकेडमी में SI पासिंग आउट परेड से रेवंत रेड्डी खिताब कर रहे थे। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब के पास और उनसे पूछते हैं, सज्जा साहब, हाइड्रा ने जिस अंदाज की मुहिम शुरू की है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सियासतदान, दौलतमंद, अमीर तरीन लोग मुतासिर होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गरीबों की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब मूसा नदी के अंदर कब्ज़ों की या घरों की बात आती है तो जो है उस सिलसिले में भी कार्रवाइयाँ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। जब आपने जो है हाइड्रा के नाम पे आपने शुरू कर दिया है काम, तो फिर यकीनन आपको जो है इस सिलसिले में पूरे जो है इंसाफ का मुज़ाहरा करना होगा, चाहे वो दौलतमंदों की बात हो, चाहे वो गरीबों की बात हो। आपका मिशन क्या है? हाइड्रा का मिशन क्या है? हाइड्रा का मिशन ये है कि तालाबों को बहाल किया जाए, तालाबों की आबी गुज़रगाहों को बहाल किया जाए, तालाबों में पानी की आमद के रास्ते खोले जाएँ और तालाबों के अतराफ़ जो नाजायज़ बस्तियाँ बसी हैं उनको ख़त्म करके तालाबों की जो FTL का एरिया है, जहाँ तक तालाब का पानी बारिश के मौसम में तालाब का पानी जहाँ तक आता है जी वहाँ तक जो है पानी के आने के इंतज़ाम किए जाए। जी जी मतलब ये कि तालाब के अंदर जिस तरीके से लोगों ने घर बना लिए हैं, जिस तरीके से तालाबों के अंदर प्लाटिंग कर ली गई है, जिस तरीके से तालाबों के अंदर बस्तियाँ बसा ली गई हैं, उनको ख़त्म करके तालाबों को बहाल करना ये हाइड्रा का ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ हाइड्रा की ज़िम्मेदारी ये भी है कि मूसा नदी जो हैदराबाद में जो है एक अहम तारीख़ी नदी मानी जाती है हैदराबाद की, और जहाँ तक मेरा ख़्याल है पानी ज़ेर ज़मीन पानी के लिए मूसा नदी जो है एक अहम ज़रिया रहा है माज़ी में, लेकिन आज मूसा नदी जो है सिर्फ गटर का एक नाला बन के रह गई। जी जी वहाँ तूफ़ानी बारिशों में भी हमने देखा कि जिस तरीके से पानी आना चाहिए था नहीं आ पा रहा है। नदी में पानी का ना आना ये तशवीश की बात है। इसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि नदी के पानी के आमद के रास्तों पे तो जो है प्लाटिंग हो चुकी है, घर बन चुके हैं। जी जी उसके साथ साथ नदी में भी अंदर तक लोगों ने अपने घर बना दिए हैं। आप चादर घाट के नीचे से देखेंगे, आप जो है नए पुल के नीचे से देखेंगे, आप और भी जो है इलाकों से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि नदी के अंदर भी जो है प्लाटिंग हो चुकी है। सबसे बड़ी मिसाल तो GHM से बस डिपो की है। जी हाँ नदी के बीचों बीच जो है बस डिपो बना दिया गया
तो यकीनन हुकूमत को चाहिए कि नदी की बहाली का भी काम किया जाए। वैसे भी मूसा नदी के हवाले से हुकूमत ने कहा था कि हम जो है एक बैनुल-अक़वामी इदारे से एग्रीमेंट कर रहे हैं और लंदन की दरियाए टेम्स की जो है नहज पे दरियाए मूसा को बहाल करने का हम काम करेंगे और उसको एक बड़ा जो है सयाहती मरकज़ बनाएंगे। यह हुकूमत का वादा है रेवंत रेड्डी की। रेवंत रेड्डी इक़्तिदार में आने के फ़ौरी बाद लंदन गए थे और वहाँ उन्होंने इस सिलसिले में काम का जायज़ा भी लिया था। तो बहरहाल जो है हुकूमत अगर फ़िलवाक़ई हाइड्रा के तहत जो है ये तालाबों को बहाल करने में संजीदा है, नदी को बहाल करने में संजीदा है और नदी को फिर से जो है गटर के पानी से साफ़ पानी में बदलना चाहती है, तो फिर उसके लिए उसको बड़े पैमाने पे इक़दाम करने होंगे। और इसमें जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाइड्रा के तहत आने वाले तालाबों में गच्चीबौली में आप जाएंगे या फिर जो है कोंडापुर में आप जहाँ जहाँ भी आप नवाई इलाकों में जाएंगे तो वहाँ कई कई मंजिला इमारतें बन चुकी हैं, आलिशान इमारतें, अज़ीमुश्शान इमारतें, कई कई एकड़ पर फैली हुई इमारतें बन चुकी हैं। तो उन इमारतों को गिराने के लिए गो के नोटिसें जारी की जा चुकी हैं, लेकिन चूँकि वो आलिशान इमारतें हैं और उनके पीछे पर्दा जो है बहुत बड़ी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात भी हैं, तिजारती ताकतें भी हैं और ऐसी ताकतें हैं जिनका मरकज़ की हुकूमत से रास ताल्लुक़ है। जी हाँ, तो मरकज़ का दबाव भी बन सकता है रियासती सरकार पे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रियासती सरकार इस सिलसिले में किस तरह से गैर जानिबदारी बरतती है और किस तरह से ईमानदारी से काम करती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हाइड्रा की कार्रवाई का सवाल है, इस सिलसिले में कई लोग सवालात भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाइड्रा को उन लोगों ओहदेदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत को उन ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की इमारतों की तामीर की इजाज़त दी है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि मूसा नदी की हम बात करते हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मूसा नदी के किनारे जो मकीन आबाद हैं, जिन्होंने तक उनकी तादाद 11,000 है और उन 11,000 मकानात में रहने वालों को वहाँ से तखलिया करवा कर उन्हें 2 BHK में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात ये अहम है कि अब मूसा नदी की जब बात करते हैं तो मूसा नदी अब मूसा नदी नहीं रही, बल्कि मूसा नाला हो गया है और वो भी गंदगी के नाले में तब्दील हो गया है। और आप देखेंगे कि हालिया बारिश के दौरान ये कहा गया कि शहर में पूरे जो आबी ज़खायर है, उस्मान सागर हो या फिर हिमायत सागर हो या दूसरे आबी ज़खायर हुसैन सागर, अब देखेंगे कि वो भर गया है, उसके दरवाजे खोले जा रहे हैं, खोल दिए गए हैं, इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मूसा नदी, अगर चादर घाट पर ठहर कर आप देखेंगे तो वहाँ ऐसा लगेगा कि एक नाला है, कुछ बारिश यहाँ का पानी वहाँ जमा ही नहीं हुआ, यानी पानी वहाँ पर आया ही नहीं। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर इस तरह, और उसकी वजह आपको बता दूं कि वहाँ पर बीच में बस डिपो तामीर किया गया, बस डिपो को क्या फिर मुनज़्ज़म कर दिया जाएगा, वहाँ भी नोटिस दी जाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ तक मेट्रो है, हैदर मेट्रो स्टेशन, वो भी वहाँ पर तामीर कर दिया गया है, क्या उसको भी नोटिस दी जाएगी या उसका भी इंतज़ाम अमल में लाएगा, ये भी सवाल है। और जो भी हाइड्रा से मुतासिर रहे हैं उन्हें यही सवाल करना चाहिए, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हाइड्रा का सवाल है, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि हाइड्रा की कार्रवाई नहीं रुकने वाली है, हाइड्रा अपना काम जारी रखेगी और जो गरीब मुतासिर हुए हैं उन्हें 2 BHK मकान दे दिया जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि मूसा नदी में अब पहले पत्थर रखा जाता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि गैर कानूनी, गैर नाजायज़ मजहबी ढांचा तैयार कर दिया जाता है और देखते ही देखते एक छोटे से मुकाम पर जो वो पत्थर होता है फिर वो एक बड़े यानी मजहबी ढांचे में तब्दील हो जाता है। तो पता नहीं इसके खिलाफ क्या हुकूमत कार्रवाई करने वाली है। और चादर घाट ब्रिज से अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, चादर घाट पुल से देखेंगे तो महसूस होगा कि मूसा नदी के किनारे कितने गैर कानूनी ढांचे तामीर कर लिए गए हैं। तो बहरहाल ये हुकूमत की काम है और हाइड्रा का काम है, और हाइड्रा क्या इंसाफ करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक और ख़बर यह आ रही है कि GHMC
शहर में आप अंदाज़ा लगाइए कि जितनी इमारतें हैं, और अब वो तो आप देखेंगे कि सेलर्स तामीर कर लिए गए हैं, लेकिन अब जो नए कवायद आ रहे हैं उसके तहत जीएचएमसी इस बात पर गौर कर रही है कि जो इमारतें तामीर की जाएंगी उनमें सेलर्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तो सज्जा साहब, ये देखिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी ख़त्म होगा सेलर्स पर पाबंदी, यानी कि सेलर्स की तामीर पर पाबंदी आयद करना, और हो सकता है इसके नताइज भी कुछ अजीब निकलेंगे, आवाम बरहम हो सकती है। नहीं, बरहम की बात क्या है, जी जी देखिए इमारतें अब मौजूदा हालात में तोड़ी जा रही हैं तो वो लोगों की नाराज़गी का सबब बन रहा है। जी जी लेकिन नई इमारत बनाने के लिए नए कवायद और ज़वाबित बनाए जाएंगे तो उसमें बरहमी की तो बात ही नहीं है कि आपको तामीर से पहले ये हिदायत दी जा रही है कि आप ये तामीर करेंगे और आप सेलर नहीं बनाएंगे। देखिए सेलर बनाने का कितना नुकसान हो रहा है आपको अंदाज़ा है जी जी कि सेलर बनाने के लिए पहले गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें से पानी, जी हाँ, जो गैलनों से पानी जो है, गहरा गड़ा, बिल्कुल उसमें से जो पानी निकलता है उसको फेंका जाता है बाहर। मतलब एक ज़मीन के वाटर को जो है वेस्ट किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी इमारतें बन रही हैं आप देखिए वो गहरा गड़ा बनाते हैं सेलर के लिए, और उसमें से 3-3 दिन तक, 5-5 दिन तक, एक हफ्ते तक बड़ी बड़ी मोटरें लगा के बड़े बड़े पाइपों के ज़रिए पानी खींच के वहाँ से बाहर फेंका जा रहा है। मतलब एक वो पानी जा रहा है गटर में, ज़मीन का पानी ज़मीन से निकाल के साफ़ पानी ज़मीन का आप गटर में फेंक रहे हैं। मतलब एक पहले ही हुकूमत इस बात को लेकर परेशान है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह घटती जा रही है, और गर्मा के मौसम में शहर के आधे इलाके, आज की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ रियाज साहब, आधे शहर में पानी बोरिंगों में नहीं आता है। शहर का अब अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो शहर का 50% हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ बोरिंग के पानी पर इन्हिसार करता है। हर इमारत जो 5 मंजिला बनती है वहाँ घरों में सिर्फ़ और सिर्फ बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता है। मतलब है कि ज़ेर ज़मीन पानी, वहाँ नलों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी जी कि सरकारी नल आएगा तो लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ बोरवेल बनाई खोदी जाती है और उसी से पानी निकाला जाता है। और शहर में आज ये हालत हो गई है कि गर्मा का मौसम जैसे जैसे शदीद होता जाता है वैसे वैसे कई इमारतों में पानी ख़त्म होता जाता है। अब जितने एरियो में आप जाके सर्वे कीजिए, आप हर जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि मई के महीने में जब गर्मी शदीद होती है तो ज़ेर ज़मीन वाटर ख़त्म हो जाता है। तो नतीजे में बिल्डिंगों वाले टैंकरों से पानी मंगाते हैं, और बिल्डिंगों में जो वहाँ पे सम बनाए जाते हैं उन समों में टैंकरों से पानी डाला जाता है। और मैंने खुद जो है बहुत सारी बिल्डिंगों में देखा है, मैंने नए शहर की बात कर रहा हूँ, नए शहर में बहुत सारी बिल्डिंगों में मैंने देखा है लोगों ने अपने घरों के अंदर बैरल रखे हुए हैं। जी हाँ जी। वो कहते हैं कि टैंकर एक आता है, 1 घंटे में पानी ख़त्म हो जाता है, तो हम स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें ज़रूरत के लिए पानी हमारे पास रहे, बुनियादी ज़रूरत के लिए। उनका ये कहना है कि तहारत के लिए तक पानी नहीं होता। इतनी ख़राब सूरत हाल है, ये क्यों हो रही है सूरत हाल? ये ज़ेर ज़मीन पानी नहीं होने की वजह से सूरत हाल हो रही है। तो ऐसे में यकीनन जीएचएमसी का एक मुस्तहसन इक़दाम है कि आप आने वाली जो है दिनों में आप सीधे कह दें कि सेलर नहीं बनेगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी जो है हाईफाई हो गई है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बनाइए, फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग बनाइए, आसान हो गया है पार्किंग बनाना इमारतों में। आप ज़मीन के अंदर पार्किंग, जो खतरे हो रहे हैं ज़मीन के अंदर, एक तो इमारत की बुनियादों को ख़तरा है, किसी भी वक्त बारिश जब होती है आपको भी पानी दाखिल हो जाता है। आपने देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है तो पानी सेलर में दाखिल, कई बार मैंने कोचिंग सेंटर में आप देखेंगे कई बार ये खबरें पढ़ी हैं हमने कि सेलर में लोग गाड़ी पार्किंग के लिए ले गए, अचानक पानी आ गया और उनकी मौत हो गई। ये बारिश के दिनों में ये मसला है, गर्मा के दिनों में ये मसला है। तो इन मसाइल से निमटने का वाहिद रास्ता यही है कि आप सीधे सीधे ज़मीन पे इमारत बनाइए और आप ज़मीन पे पार्किंग का जो है सहूलत रखिए। आप अगर आपको पार्किंग की सहूलत ज़मीन पे नहीं हो रही है तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर पार्किंग दे दीजिए। आज तो आप नामपल्ली पे देखिए हमा मंजिला इमारत बन गई है पार्किंग की। तो वैसे बननी चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, तामीराती टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, कि अब इमारतों के लिए
सहूलतें फराहम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी। तो यकीनन हमको ज़मीन के पानी को बचाने के लिए इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमने तो पानी की बात भी की है और आपने देखा कि किस तरह पुराना शहर हो या नया नया शहर हो, बोरवेल्स सूख जाते हैं। जी। तो बहरहाल ये बहुत यानी इस मौजू पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, लेकिन हमने आपको खबर तो सुनाई है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के किनारे जो 11,000 मकानात हैं, उनको वहाँ से रज़ाकाराना तौर पर तख्लिया करने पर 2 BHK मकानात अलाट करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि GHMC इस बात पर गौर कर रही है कि सेलर्स की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी जाए। लेकिन एक खबर आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और ये सवाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को बैरूनी ममालिक में कौन बदनाम कर रहा है, हिंदुस्तान की छवि कौन बदनाम कर रहा है। तो हम इस सिलसिले में आपको इशारे देते हैं और आप खुद फैसला कीजिए। पहले हम अपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ चलते हैं, जो कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान। इसी तरह आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो बार-बार ये दावे करती है कि हम ख़वातीन को की बहबूद के लिए काम करते हैं, नारी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वही नारी शक्ति के हामी, ख़वातीन के हामी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से ठहर कर ये ऐलान किया था कि नारी शक्ति हमारी शक्ति है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि वहाँ उसी दिन उन दरिंदों को, उन कातिलों को, उन जानियों को की सज़ाएँ माफ़ करने का मोदी हुकूमत की जानिब से और रियासती बीजेपी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, जिन्होंने बिल्कीस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी, उसके अरकान ख़ानदान को शहीद किया था और जिसमें एक 3 साला उसकी बेटी भी थी। तो बहरहाल ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है। फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये कहते हैं राजस्थान में कि कांग्रेस तुम्हारे ज़ेवरात छीन कर मुसलमानों के हवाले कर देगी और दरिंदाजों के हवाले कर देगी, यहाँ तक कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों के हवाले कर देगी। और आप देखेंगे कि वक्फ तरमीमी एक्ट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पेश करते हैं, तलाक़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पास करती है। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 370 वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ख़त्म कर देती है। ये वज़ीर-ए-आज़म है और उनकी पार्टी के जो अरकान हैं यानी अमित शाह, राजनाथ सिंह वगैरह ये कहते हैं कि राहुल गांधी मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। जबकि बयानात के ऊपर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मुल्क को कौन बदनाम कर रहा है, मुल्क की छवि कौन मुतासिर कर रहा है। राहुल गांधी ने इतना कहा कि मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोलना चाहते हैं और उन्होंने ये भी आरएसएस पर तनकीद की और कहा कि आरएसएस और बीजेपी ख़वातीन के दुश्मन है, ख़वातीन की तरक्की नहीं चाहते, ये मर्दों की इजारादारी चाहते हैं। ये बात उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी से मुझे कोई नफरत नहीं है और मैं सिर्फ उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो नज़रियात हैं, उससे इख्तिलाफ रखता हूं। उसके बाद आप देखेंगे अमित शाह भी उठ खड़े हुए, राजनाथ सिंह भी उठ खड़े हुए, गली से लेकर दिल्ली का बीजेपी लीडर भी बोलने लगा और कहने लगा कि राहुल गांधी ने बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान को बदनाम किया है। तो सज्जा साहब, कौन बदनाम किया है? देखिए, राहुल गांधी ने अमेरिका में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जो है इंडियन डायस्पोरा से भी खिताब करते हुए उन्होंने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि मोदी सरकार में जमहूरियत कमज़ोर हुई थी, जी, जो अब जो है फिर धीरे धीरे बहाल हो रही है। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जमहूरियत को पूरी तरीके से कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस की अकाउंट्स भी सीज किए थे इलेक्शन के करीब, जी, और हमें इलेक्शन लड़ने से रोका गया। उन्होंने कहा कि इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, उनके जो है लीडरों को जेल भेजा जा रहा है, उनके जो है अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है जी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली जितना इलाके पे लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया। कितनी अफसोस की बात है जी। उन्होंने कहा कि ना मोदी उनको राहुल गांधी ने कहा कि अफसोस की बात है कि ना मोदी इस पे बात करना चाहते हैं, ना ही मीडिया इस पे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया को भी लपेटा है, ख़ास तौर पे गोदी मीडिया को, और कहा कि उन्हें ना जाने किस बात का खौफ है कि ये इतना गंभीर मामला है। लद्दाख में चीन ने दिल्ली जितना इलाका 4000 स्क्वायर फीट का इलाका कब्ज़ा कर लिया, मुरबा किलोमीटर, जी, मुरबा किलोमीटर कब्ज़ा कर लिया है, और उसके बावजूद जो है मोदी सरकार इस पे बात करने को तक तैयार नहीं है। ऐसा कौन सा चीन का खौफ है मोदी सरकार को कि वो चीन से बात करना नहीं चाहती? तो बहरहाल उनके ये जो रिमार्क थे मोदी सरकार की कमज़ोरियों को उन्होंने उजागर किया।
तो वो बीजेपी को बुरा लग रहा है। बीजेपी के कायदीन को गुज़िश्ता दिन में मैंने देखा कि शिवराज सिंह चौहान और जो है राजनाथ सिंह भी तमाम बड़े लीडरों ने, अमित शाह ने, तमाम बड़े लीडरों ने जो है आपे से बाहर होकर कहा कि हम मुकदमा करेंगे। वो बदनाम कर रहे हैं इंडिया को, बाहर बैरून मुल्क जाके बदनाम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जहां आपकी नाकामियों को गिनवाया है, वहीं आपने बहुत सारी जो है मोदी की पॉलिसियों, ख़ास तौर पे जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी की भी सताइश किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने में अच्छा किरदार अदा किया है। लेकिन देखिए, यहाँ खरगे का एक कहना है, जो कांग्रेस के सदर हैं जी, उनका एक कहना है कि ये जो लोग राहुल गांधी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम केस बनाएंगे, हम देशद्रोही का मुकदमा चलाएंगे, हम गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उनकी हर जो है हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये मीडिया में, सोशल मीडिया में मोदी के भी क्लिप चल रहे हैं। जी हाँ जी। चीन में उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है, हमारे इंडियंस को शर्म आती है कि हम कहाँ पैदा हो गए। उन्होंने साउथ कोरिया में कहा था कि हमको शर्म आती है कि हम कहाँ पैदा हो गए। जी जी। उन्होंने अमेरिका में कहा था कि हमको शर्म आती है कि हम कहाँ पैदा हो गए। नहीं, अब वो बीजेपी लीडरों के बारे में या संघी जो हैं, आरएसएस के जो हैं, उनके बारे में कहा होगा कि हमें शर्म आती है। तमाम देशवासियों को तो फख्र होता है। बिल्कुल, जी जी। बोलने की बात यही है। जी जी। उन्होंने बाज़ाब्ता जर्मनी की क्लिप, सिडनी की क्लिप, जी जी। ऑस्ट्रेलिया की क्लिप, जर्मनी की क्लिप और अमेरिका की क्लिप, चाइना की क्लिप, साउथ कोरिया की क्लिप, इतने मुल्कों में मोदी ने जो इंडिया की छवि बिगाड़ने का काम किया है, वो सारे क्लिप निकाल के उन्होंने बताया कि मोदी ने तो ये काम किया है। जी जी। इंडिया की छवि तो उन्होंने मुतासिर की है। राहुल गांधी के एक भी बात से उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि राहुल के गांधी की एक भी बात से आप ये पॉइंट निकाल लीजिए कि उन्होंने मुल्क की छवि मुतासिर की है। उन्होंने तो बीजेपी की नाकामियों को उजागर किया है, बीजेपी की हरदर्मी का उन्होंने जो है तशवीर जाहिर की है, बीजेपी के कामों को उन्होंने तनकीद का निशाना सज्जद साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि कांग्रेस का ये अब जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस का ये फर्ज बनता है, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के दीगर कायदीन, उनका ये फर्ज बनता है कि वो घर घर पहुंचे हिंदुस्तान के और ये बताएं कि चीन ने हमारी 4000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, और वो भी नरेंद्र मोदी हुकूमत में, और नरेंद्र मोदी हुकूमत अपने मुल्क की ज़मीन को बचाने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के साबिक यानी रुकने पार्लियामेंट, रुकने राज्यसभा हैं, उन्होंने वादे तौर पर यह इल्जाम आयद किया कि मोदी हुकूमत मुल्क की सरजमीन और सरहद की हिफाजत करने में नाकाम हो गई है, और चीन ने कई मुरब्बा यानी 4000 से ज़ायद, उन्होंने बताया था 4060 मुरब्बा किलोमीटर तक चीन ने कब्जा कर लिया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। लेकिन नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी कायद ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की, और जब हकीकत का आईना राहुल गांधी दिखाते हैं तो ये तड़प जाते हैं, बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेसी कायदीन को यह होना चाहिए कि वह मुल्क के हर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं मोदी हुकूमत के खिलाफ, अदालतों से रुजू हो मोदी हुकूमत के खिलाफ, और ये बताएं कि मोदी हुकूमत में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कितना किया है, कितनी जमीन पर कब्जा किया है, और मोदी हुकूमत सरहदों की हिफाजत में नाकाम हो गई है। बिल्कुल जो है सही बात कही है कि अपोजिशन कायदीन को भी चाहिए कि वो जो है आवाम के बीच आए और जी, आवाम के बीच आए और खुल के कहें कि किस तरह से चीन हमारे इलाकों में घुसता जा रहा है और हमारी जो है इलाकों को कब्जे में ले रहा है, और मोदी सरकार जो है उसके साथ दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी जी। वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, वो छत पर नीचा छेने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं इंडिया स्ट्रांग हुआ है। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि यूरोप हमसे मुतासिर है, अमेरिका हमसे मुतासिर है, गल्फ कंट्रीज हमसे मुतासिर हैं, रशिया हमसे मुतासिर है, यूक्रेन में हम जो है सालिसी कर रहे हैं। सारी बातें, सारे दावे आप करते हैं, लेकिन चीन जो है आपके घर में घुस आया है और इस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, उनको ये मशवरा देना चाहिए कि भाई आप सालिसी मत कीजिए, आइए अपने मुल्क के मसाइल हल कीजिए और चीन से अपनी ज़मीन की हिफाजत कीजिए। बिल्कुल यकीनन। देखिए, राहुल गांधी ने ये कहा कि चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और जो है नेपाल है, श्रीलंका है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि हर मुल्क से आपकी दुश्मनी हो गई है,
तो आपकी क्या खारिजा पॉलिसी है, आप क्या जो है दावे करते हैं? आप कहते हैं कि हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे, आप कहते हैं कि हम गल्फ़ कंट्री से दोस्ती करेंगे। क्या दोस्ती करेंगे? वो लोग जो है आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तिजारती माहदे कर रहे हैं, दिफाई माहदे कर रहे हैं, शहद के माहदे कर रहे हैं, वो अपना फ़ायदा आपसे उठा रहे हैं। आप क्या दोस्ती कर रहे हैं? जी जी। पहले भी इंडिया से लोग अमेरिका जाते थे काम करने के लिए, आज भी लोग अमेरिका जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपना हुनर, अपना स्किल का जो है यहाँ लोगों को सही जो है वो नहीं मिल रहा है, ज़्यादा सही जो है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो लोग अमेरिका जा रहे हैं, वो लोग यूके जा रहे हैं, वो लोग लंदन जा रहे हैं, वो लोग यूरोप जा रहे हैं। तो आप दावे करने के बजाय अब देखिए कि इंडिया में जो है किस तरह के हालात हैं, माशी हालात क्या हो गए हैं। अब इतने बुरे माशी हालात तो शायद मादे में कभी नहीं थे। और आप देखेंगे कि जिस तरह लोग यहाँ की शहरियत मनसूख करते हुए दूसरे ममालिक की शहरियत हासिल कर रहे हैं, तो ये मोदी हुकूमत की नाकामी है, सरही नाकामी है और बिल्कुलिया नाकामी है, और इस नाकामी की जिम्मेदारी भी मोदी हुकूमत को कबूल करनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर सुनाते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ खबर है और आपको बता दूँ कि मलाइका अरोड़ा के जो वालिद हैं अनिल अरोड़ा, उन्होंने 6वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सलमान खान के भाई अरबाज़ खान की ये साबिक़ा बीवी है और अब ये किसी और के साथ रह रही है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा दुःख का मुकाम है फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। वहाँ पर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि लोग खुदकुशी करने लगे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे मेहमान सैयद सजादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।